हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा था कि टोटल 15 वीक्स का एक सेमेस्टर होता है, जिसमें से आज 7th वीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 18th अपना 8th वीक होता है, ये मिड टर्म का होता है। मिड टर्म में हम क्या करते हैं कि 25 मार्क्स का मिड टर्म लेना होता है और 25 मार्क्स होते हैं जिसे हम सेशनल कहते हैं असेसमेंट। सेशनल असेसमेंट में ये है कि जी आप 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के हैं, फिर असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशंस के मार्क्स हैं, क्विजेस के मार्क्स हैं, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं। इस तरह से कुल मिला के वो 25 बनते हैं। तो ये मिड टर्म प्लस वो 25, इन्हें हम कहते हैं अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर 50 मार्क्स की फाइनल असेसमेंट होती है, जो एंड टर्म एग्जाम है, फाइनल एग्जाम आपका रिटर्न में। अभी यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर कोई हमें डायरेक्शन नहीं दी कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है और कब लेना है, कैसे लेना है, लेकिन 1-2 दिन में वो हमें बता देंगे। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ कि मिड टर्म का पेपर जो होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो उसमें ये है कि जी 25 मार्क्स में से 5 मार्क का तो मस्ट होता है जी, MCQs होते हैं। बाकी रह गए 20 मार्क्स, उसमें से ऑलमोस्ट कोई 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 के या 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। वो हो सकते हैं 3 × 3 हों, या 2.5 मार्क का एक हो तो 4 हो जाएं। इस तरह से 3 नंबर का, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो आपके फुल 5 मार्क्स के होंगे। ठीक हो गया। तो टाइम इसके लिए होता है 60 मिनट्स, 90 मिनट्स। अभी ऑनलाइन में अब आई डोंट नो कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे उसको वो करना है उन्होंने और क्या मैनेज करेंगे। तो उबैद, अटेंडेंस आप ले लेंगे ना, आपको पता है? हेलो जी, उबैदुर रहमान, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ किया हुआ है। जी जी सर, मैं ले लूंगा सर। हाँ ठीक है। तो जो बातें मैंने बताई हैं क्लियर हो गई हैं? जी सर। हाँ अच्छा, मुझे किसी तरह इंफॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों की क्लास की जो GR हैं वो आ, आसिया हैं, कि आप सब ने, पूरी क्लास ने उन्हें नॉमिनेट किया कि वो आपको रिप्रेजेंट करें। अगर आप सब एग्रीड हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। कोई जी सर, जी सर, हम एग्री हैं। चले, तो इंटरवीनर कोई होना चाहिए ताकि सबको वो सर्कुलेट करे। अब मेरी तरफ से जो मैसेज पूरी क्लास को होगा वो आसिया ही करेगी। अदरवाइज़ मैं अपनी कंफर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें बाज़ वक़्त कह देता हूँ कि चीज़ें अपलोड की हैं तो मैं देख सकूँ, 2-3 लोगों से पूछ सकूँ कि वो अपलोडेड मटेरियल उन्हें नज़र आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, वेल वर्किंग है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मिड टर्म एग्जामिनेशन। अभी आसिया इसको राइट अप में लिखेगी जो बातें मैंने की हैं, और वो मेरे साथ शेयर करेगी, मैं कंफर्म कर दूंगा तो वो पूरी क्लास में हम सर्कुलेट कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने रिप्रेजेंट तो कर दिया है आसिया को, लेकिन एक अगर ग्रुप अगर सेपरेटली बन जाता है गर्ल्स का, ठीक है, मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, किसी भी ग्रुप में, तो मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। आप कौन तो है? काइंडली अगर सर, मैं हफ्सा बात कर रही हूँ, हफ्सा जाफर। नहीं, मैं किसी का कोई ग्रुप नहीं बना सकता, सॉरी, मैं इन कामों में सर नहीं पड़ता गर्ल्स हूँ। का, आप गर्ल्स खुद का सेपरेट, फिर आसिया से कह देना कि वो गर्ल्स का ग्रुप है कर दे, सेपरेटली। तो काइंडली फिर आप मुझे ऐड कर लें उसमें। ये आप लोग खुद बनाएंगी, आपने पहले बड़े बनाए हुए हैं और बना लें।
जी सर, ऑलरेडी काफी इन लोगों ने बनाए हुए हैं। हाँ, तो आई डोंट नो, वो मुझे नहीं पता कैसे उसने कम्युनिकेट करना है, ये उसकी असाइनमेंट है। तो बाकी बातें कुछ और हैं, वो फिर हम अगले सेकंड सेशन में करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें अभी हम पढ़ लेते हैं। तो आज आपके यहाँ जो साथ मुझे डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो बड़ी हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट हैं। सेकंड सेशन में आपने याद कराना है कि हमने मिड टर्म का सिलेबस तय करना है कि जी मिड टर्म किस किस में से लिया जाएगा। ठीक है, ये उबैद आप मुझे बता देंगे। अच्छा, ये मैं आपके सामने आप ये कोर्स आउटलाइन शो हो रही है आप लोगों को? जी Yes, सर, sir. शो हो रही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें ना तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में पढ़ चुके हैं जो वो उसने बताई हुई हैं। तो स्पेसिफिकली आज जो मुझे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने हैं वो है कॉग्निटिव बायसेस इन द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और पॉलिटिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल्स एंड स्टाइल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये पहले भी हम कर भी चुके हैं लेकिन मजीद मैं इस पर फिर भी बात करूंगा। और फिर है प्लेस एंड प्रोसेस ऑफ लिटरेरी स्टडीज इन एकेडमिक रिसर्च। तो बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से आपने इसको देखना है। अच्छा, अभी बताइए कि आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव बायसेस? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह किया करें कि मेरी बात का जवाब जो है ना मैं नॉमिनेट कर देता हूँ दो लोगों को, आसिया और अबैदुर रहमान, ताकि सब जब बोलेंगे ना तो वो गड़बड़ होती है माइक में, फिर आवाज़ नहीं आती। तो बाकी सब भी उतने ही मोतबर हैं लेकिन किसी ना किसी को वो करना पड़ता है ना नॉमिनेट। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉग्निटिव बायसेस इन सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करते हुए आप जो लिखना है, राइटअप है, उसका टेक्स्ट को कैसे परसेप्शन एंड नेगोशिएशन। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। तो रोल ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, selecting and interpreting stimuli so that they have meaning to the individual, complex environments, perpetual shortcuts। जिस तरह आज के हमारे टाइटल का नाम है कॉग्निटिव बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लेट मी शेयर विद यू व्हाट डू वी मीन कॉग्निटिव, व्हाट इज द कॉग्निशन। तो इंसान का जो माइंड है, जो उसकी स्कल के अंदर भेजा है भेजा तीन तरह से काम करता है। नंबर वन, कॉग्निशन, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। सोचने का अमल कैसे शुरू होता है। आंखें देखती हैं और एक प्रोसेस शुरू हो जाता है आपके माइंड के अंदर, उस चीज़ के बारे में डिफरेंट उसके जो पहलू हैं उन पे गौर करना हम शुरू कर देते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉग्निटिव प्रोसेस। इनिशिएशन ही इंसान के किसी भी एक्ट की वहां से होती है। जब सोच लेते हैं तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, या उसको फार्मुलाइज करना कि क्या फार्मूला लगेगा, उसको हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। और जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने हाथों से, जुबान से, यानी कोई एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, तो उसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो इंसानी दिमाग की तीन डोमेन्स हैं। The first one domain is the cognitive domain that deals with the thought process. Second is the affective domain that deal with the execution of processing of that thought. जो cognitive domain ने सोचा था उसको प्रोसेस करने के लिए जो वर्किंग करती है।
और उसको जो एग्जीक्यूट करने के लिए काम करती है वो है साइकोमोटर डोमेन, स्किल्स. सो हियर वी आर टू टॉक अबाउट कॉग्निटिव डोमेन. अब है बायसनेस का लफ्ज है कॉग्निटिव बायसनेस. आप अपनी सोच के मुताबिक किस तरह बायस्ड होते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट और द वर्ड्स और द सेंटेंसेस टू interpret, to read, to put up the research results and to feed the research process. बेसिकली इसमें ये चीजें हैं. तो परसेप्शन भी कॉग्निशन का एक हिस्सा है, किस तरह बंदा परसीव करता है और इंटरनली अपने दिमाग के अंदर नेगोशिएट करता है कि ये चीज मैंने देखी, ये सुनी, ये पढ़ी, अब मुझे इसको किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है. दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड इज परसेप्शन एंड नेगोशिएशन. लेट मी शेयर विद यू what are the perceptual errors in negotiation. हम जब परसीव करते हैं और उसको डिसाइड करते हैं तो हम कौन सी एरर कर जाता है इंसान. ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन 2-3 स्लाइड्स हमें समझनी पड़ेंगी. नंबर 1, स्टीरियोटाइपिंग. In stereotyping, assign attributes to an other solely on the basis of others' membership in a social or demographic group. यानी इंसान की सोच पर सोसाइटी का सोसाइटल इम्पैक्ट और डेमोग्राफिक ग्रुप का, यानी उम्र, असर, मज़हब, नस्ल, इन सब चीज़ों का असरात होते हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, मतलब इल्म की बात हो तो हम फौरन सेक्ट पे आ जाते हैं, शिया सुन्नी के कॉन्टेक्स्ट में सोचना शुरू कर देते हैं. तो ये बायसनेस है सोचने की. रिसर्चर तो ऐसे नहीं सोचता. रिसर्चर जो है विदाउट एनी बायस, एथिकली उसने ट्रू चीजें जो है वो बतानी है, वो सोचनी है. तो ये है स्टीरियोटाइपिंग के कॉन्टेक्स्ट जो पहले से मौजूद है, उनके अकॉर्डिंग ही सोचना शुरू करना. हालो इफेक्ट्स. जनरलाइज बेस्ड ऑन वन एट्रीब्यूट, एनी ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन और द थिंग और द एट्रीब्यूट ऑफ एनी ऑफ द सिचुएशन. दैट इज द हालो इफेक्ट. किसी एक पहलू को लेके चल पड़ना. सिलेक्टिव परसेप्शन. Single out certain info to support a prior belief, filters out info that does not confirm. यानी मौजूदा बहुत सारे जो बिलीफ्स हैं उनमें से विदाउट फिल्टर किए कि कौन सा बिलीफ मच बेटर है, जो प्रोसेस होता है थॉट का, दैट इज अगेन कॉग्निटिव बायस्ड. प्रोजेक्शन. ascribe to others the characteristics of feelings they possess themselves. दूसरों के कैरेक्टरिस्टिक्स की जो फीलिंग आपको आती हैं, जो आप पोजेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हमारा जो परसेप्शन का अमल है वो वेरी करता है और हम सोचने के अमल से बाहर निकलते हैं. स्टीरियोटाइपिंग की कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि stereotyping is basically a distortion of the perceptual process where one individual assigns attributes to another solely on the basis of others' membership in a particular social or demographic group. इसको हमने पहले पढ़ा. एग्जाम्पल इसकी एक यूं ले लेते हैं कि एक हमारे पास सेंटेंस है, men are taller than women. तो जनरली सोसाइटी के अंदर एक ये रवैया मौजूद है, लोगों की एक परसेप्शन है कि आमतौर पे आदमी औरतों से लंबे होते हैं. मीन्स comparing the average height of men to the average height of women, the average height of men is greater than the average height of women. This is a true difference. It is not a stereotype. But second देखें इसकी situation. But does not mean John is a man, therefore he is taller than most women. यानी जनरल परसेप्शन जो है वो ये है कि आम तौर पे मर्दों की हाइट जो है वो औरतों की हाइट से ज़्यादा होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शख्स जो आ जाएगा, उसने एग्जांपल दी है जॉन की, चूंकि जॉन आदमी है लिहाजा वो हर सूरत लंबा है दूसरे से. ऐसा हो सकता है कि जॉन से भी लंबी औरतें हों, जॉन शॉर्टर हो अपनी. तो पहली जो परसेप्शन थी उसका इस्तेमाल बिला सोचे समझे जेंडर का सामने आ जाने पे लगा देना इज द स्टीरियोटाइपिंग. तो रिसर्च में जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो इस बुनियाद पर कि हाँ ये जेंडर की बुनियाद पर एक डिसीजन हमने करना है, इस एग्जांपल से अगर हम ले लें तो हर दफ़ा उसकी
पैमाने में फिट रख के अपनी बात को लिख के आगे निकल जाना इज द स्टीरियोटाइपिंग। ऐसा नहीं होता, हर दफा ऐसा नहीं होता, कहने का ये मतलब है। कभी किसी ज़माने में मैंने आपसे एक बात की थी सेकंड या फर्स्ट क्लास में कि जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि वो एप्पल बगैर देखे जब खाते हैं खट्टा निकलता है, दूसरा खाते हैं तो खट्टा निकलता है, तीसरा खाते हुए फिर हम देखते हैं कि उसका कलर क्या है, तो वो कलर था ग्रीन। तो ग्रीन था तो हमने तय कर लिया कि तमाम जो ग्रीन एप्पल होंगे वो खट्टे होंगे। लेकिन ये 100% ऐसा नहीं होता। 100 में से 5 ग्रीन जो है वो मीठे हो सकते हैं। तो ये जो 5 का क्वेश्चन है 5% का, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में, और रिसर्च के अंदर प्रोबेबिलिटी की प्रोविजन हमेशा रहती है, 100% कभी ऐसा नहीं होता। तो अगर हम उसी केस को हर जगह प्रोबेबिलिटी को भूल के फिट करते रहें तो दैट इज द स्टीरियोटाइपिंग परसेप्शन, दैट इज द cognitive biasness of the researcher towards selection of the sentences, words, paragraphs, readings and the text. तो मेरे ख्याल इस पे काफ़ी बात इतनी काफ़ी है, आगे चलते हैं। स्टीरियोटाइपिंग के अलावा क्या क्या कॉग्निटिव बायसेस हो सकती हैं? एक हो सकती है जी मिथिकल फिक्स्ड पाई बिलीफ्स, यानी एक मिथ होती है जिस पे सारे लोग अमल कर रहे होते हैं, ये कॉग्निटिव बायसनेस होती है। ये क्या हो सकता है? मोर फॉर यू मीन्स लेस फॉर मी, ये एक मिथ है। यानी किसी के पास एमफिल लिटरेचर की डिग्री होना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन शायद कोई जो पैरेलल और कोलीग हों, पीयर हों दाएं बाएं, वो कहें कि ये तो अभी इब्तदा है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो अभी रिसर्च के, हायर एजुकेशन के इम्तहानात और बहुत हैं, हाँ जी, इश्क के इम्तहान अभी और भी हैं। अभी इसके बाद पीएचडी है, फिर पोस्ट डॉक्टरेट है। तो अगर कोई उस पे राय में देखता है तो ये इसका मतलब है कि मिथिकल फिक्स्ड पाई बिलीफ्स, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, ये सेकंड कॉग्निटिव बायस है। स्मॉल मूवमेंट्स फॉर अ स्टेटेड पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ रियलिटी, जो किसी ने बात की है, रियलिटीज कुछ और है और उससे रेलेवेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ और हैं। उनको कोई एंकर कैसे करता है, कैसे उसको वो डिसमिनेट करता है, बताता कैसे है। वाइनर्स कर्स, इट इज सेटल क्विकली, फीलिंग बैड, आल्सो बायर्स रिमोर्स। जब आप वाइनर्स कर्स ये होता है कि जब आप बैड फीलिंग कर लें तो आप अपने आप को जल्दी से सेटल करने की कोशिश करते हैं, होश में आना शुरू करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इज आल्सो कॉग्निटिव बायसनेस। वो कैसे? द जज विल ऑब्वियसली एग्री विद मी, कि जी हम जो बात कहेंगे, जो स्टैंड लेंगे वो ठीक ही होगा। हम मिड टर्म के पेपर में जो भी जवाब लिख देंगे वो ठीक होगा। ये एक मिथ है, ये कॉग्निटिव बायसनेस है। क्योंकि डॉक्टर इजाज अतला ने वो ठीक करना है जो रेलेवेंट होगा, रिलेटिवली ठीक होगा, लिखा भले अपने अल्फाज में हो, लेकिन कीवर्ड्स तो नहीं बदल सकते आप। एक चीज़ अगर पूछी गई है कि आप केस स्टडी की जो है वो पार्ट्स बताएं, या जो प्रोसेस ऑफ स्टडी हैं, रिसर्च हैं, या रिसर्च प्रपोजल के जो कंपोनेंट्स हैं वो बताएं, तो कीवर्ड्स या स्टेप्स तो वही रहने, बीच में चीज़ें आप पास से लिख सकते हैं। लेकिन आप में से कोई अगर अपना इंट्रोडक्शन वहाँ सारा लिख दे और वो कह दे कि मैंने सारा लिख दिया है, तो मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि उस वक्त मैंने जज होना है ना। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये भी एक कॉग्निटिव बायसनेस होती है। लो ऑफ स्मॉल नंबर्स, ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम स्मॉल सैंपल। तो ये भी एक थोड़े लोगों से इंफॉर्मेशन लेके आप उसको कह दें पूरे पंजाब पे स्टडी कर दी, यानी आपने लाहौर से 100 बंदों से डाटा लेके एक स्टडी कंप्लीट की और आप जनरलाइज कर देंगे पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड यही है, तो ये भी एक कॉग्निटिव बायसनेस है, ऐसा नहीं हो सकता। सेल्फ सर्विंग बायसेस, आई मेस अप इट्स बैड लक, यू मेस अप इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, मेरे से मैस क्रिएट हो जाए तो ये एक बैड लक है, हार्ड लक हो गई है मेरे साथ, लेकिन
आप गलती करें, आपसे हो ऐसा, तो वो आपकी इंटेंशनल मिस्टेक है। ये भी एक कॉग्निटिव बायसनेस है। इग्नोरिंग ऑफ अदर्स कॉग्निशंस, डजंट लिसन। किसी की क्रिटिक को, किसी की पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर ना करना। रिएक्टिव devaluation. I don't like you, so I don't value your opinion, even if it's right. तो चूंकि डॉक्टर एजाज का चेहरा डरावना है, हमें उससे डर लगता है, तो हमें उसकी बात भी समझ नहीं आती, भले ठीक कह रहा हो। सॉरी, मैं ये जरा मजाक मजाक में एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। तो बाद लोग कहते हैं ना कि जी बड़ी बोरिंग क्लास होती है, बोलते रहते हैं। तो रिएक्टिव डिवैल्यूएशन ये है कि आपको पर्सनली कोई चीज़, कोई जगह, कोई बात, कोई सिचुएशन सूट नहीं करती, तो उसी तरह उस पर्सनल इमेज की बुनियाद पर, पर्सनल इमेजिनेशन एंड परसेप्शन की बुनियाद पर आप तो एक्सप्रेस कर देते हो कि नहीं, इसके रिजल्ट्स यही हैं, ये बात ऐसे ही है, तो वो एक्चुअली ऐसे नहीं होती। तो इट्स वंस ऑन कॉग्निटिव बायसनेस। ठीक हो गया जी। अगर इस पे आपने कोई बात करनी है तो आई अलाउ यू टू अनम्यूट, you may unmute, you may raise your hand and ask questions. अनम्यूट मैंने किया है, जो आप में से बात करना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करे और बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वाइनर्स का जरा काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। वाइनरी होती है अंगूर की शराब, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो वाइनर्स कर्स के घुट ला लिया है, किसी ने हुन पता लग रहा है कि इन्हें लाई है, तो फौरन अपने आप को सेटल करना, महसूस कराना कि नहीं मैं कुछ नहीं ऐसा किया। ये एक एग्जांपल के लिए दिया उसने। हाँ, और सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये सेकंड है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। सर काइंडली ये जरा ये है डिसेमिनेशन ना, एंकरिंग। आपने पता है एंकर पर्सन टीवी पे बैठ के वो सफेद बगले को काला कौवा साबित कर देते हैं। तो ये वो है कि इस कदर आप बात करें, इस कदर आप चीजों पे बातें करें कि आप उसको सच साबित कर दें। जी, और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, हाफिज मोहम्मद खालिद। अच्छा सर, ये बायसनेस जो है, रिसर्चर जो है इसको 100% फ्री कर सकता है, मतलब क्योंकि हर बंदे की लाइकिंग डिसलाइकिंग तो उसके साथ अटैच होती है, मतलब। हाँ कर सकता है, इसलिए किस तरह कर सकता है वो मैं बताता हूँ। आपके बाद बात करेंगे महमूदुल हसन, आपका हैंड रेज है, तो आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपना वो ना। अच्छा, वो कैसे कर सकता है बायसनेस को खत्म? कि आपने प्राइमरी डाटा लेना है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, जो कोई बता रहा है, आपने वही लिखना है एज अ रिसर्चर। अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी पसंद नापसंद का वहां पे नहीं जिक्र करना, किसी के बोले हुए सेंटेंस को एज इट रिप्रेजेंट करना। हमारा टॉपिक ठीक हो यही है ना कि जी जी। कॉग्निटिव बायसनेस इन सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। तो उसको मैनिपुलेट नहीं करना। जब मैनिपुलेट नहीं होगा, रिजल्ट्स जो भी हों आपकी ख्वाहिश और पॉइंट ऑफ व्यू के मुखालिफ भी हों, तो कोई मसला नहीं है जी। तो सर इसमें जो उसने हाइपोथेसिस जनरेट किया था, चाहे आपके रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट आ जाए, मतलब। बिल्कुल, रिसर्च होती है, उसमें जो हाइपोथेसिस है उसका सच साबित होना या गलत साबित होना जरूरी नहीं होता। हम तो एक्चुअली हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं ना, तो टेस्ट लेकिन सर में कुछ लोग मानते हैं ना उसको कि मतलब ये आपके मतलब रिसर्च की मतलब हाँ, इसमें कोई बेनिफिट, आपकी अपनी की हुई बात ही प्रूव नहीं हो रही है, नहीं तो। मैं बता रहा हूँ कि वो जो लोग किसी की रिसर्च को नहीं मानते, वो अनएथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर आपने किसी की रिसर्च को रिफ्यूट करना है, तो आप पैरेलल वही रिसर्च कंडक्ट करें, और आपके रिजल्ट्स अगर उससे डिफरेंट आए तो फिर आप क्लेम करें कि जनाब
ये रिजल्ट्स हैं, लिहाजा मैं आपकी रिसर्च को कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ। अदरवाइज लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर देना वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक है जी। और आसान सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्राइमरी डेटा को डिफाइन सर। प्राइमरी डेटा हाँ, प्राइमरी डाटा होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन है कि आपको किसी ने बताई है, एक ये है कि आपने बराह रास्त खुद ली है। तो ये फर्क आ जाता है ना। मतलब मैं कहूँ कि मैं कल बाजार गया था और बाजार में बहुत ज्यादा रश था और लोग कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी तब होगी आप खुद बाजार जाएंगे, आप देखेंगे अपनी आंखों से, तो इट विल बी द प्राइमरी डाटा। सर जब खुद देखें वो प्राइमरी होगा, जो दूसरे का नाम सर क्या होगा? सेकेंडरी। हम किसी से सेकेंडरी। सेकेंडरी, हाँ जी। थैंक यू सर जी। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नंबर 5 पे है, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। हाँ सर इसके हवाले से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, ड्रा कंक्लूजन्स फ्रॉम स्मॉल सैंपल। तो स्मॉल नंबर्स मीन हम बाज़ औक़ात थोड़े लोगों पे स्टडी करके, मसलन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो कंडक्ट हुई हैं उसमें तलबा जो MPhil लिटरेचर और MPhil लिंग्विस्टिक्स के थे उनका किस कदर अंडरस्टैंडिंग बनी है, यानी उनका मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। अब मैं मिनहाज में चूंकि पढ़ा रहा हूँ, मिनहाज में 2 क्लासेस हैं, 50-50 लोग हैं, 100 आपसे पूछ लिया, उनसे पूछ लिया। तो इस बुनियाद पर मैं ये नहीं कहता कि पूरे पाकिस्तान के MPhil के स्टूडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कहूँगा तो मैं लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स की बुनियाद पर कॉग्निटिव बायसनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। मुझे तो कई यूनिवर्सिटीज लेनी चाहिए थी ना। जी जी, हाँ जी। और थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाशिम बात कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट पॉइंट जरा समझाइएगा सर। सेल्फ सर्विंग बायसेस। सेल्फ सर्विंग बायसेस कि अपने आप को ठीक कहना और दूसरों को गलत कहना। इसमें लिखा हुआ है ना कि आई मैस अप इट्स बैड लक, मेरे से जो गलती हो जाए वो हार्ड लक हुई है, बैड लक हो गई है, लेकिन कोई वही गलती करे, किसी से अगर हो जाए तो उसे कसूरवार ठहराना। तो जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं इसको। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इसमें ये है कि मुझे वही पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। अगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मेरी बैड लक है, तो वो दूसरे की तरफ से भी बैड लक है। तो यहाँ एज अ रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, दूसरे की बात को सख्त नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अहमद। सर मेरा सवाल तो कोई नहीं है, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। बताएं। सर ये जो आप बात कर रहे थे ना कि कहता है क्लास बोरिंग होती है, या आप कह रहे हैं चेहरा ड्राउन है, ऐसी बातें, सर ये हमारे लिए बातें जो है ना वैसे शर्मिंदगी हैं। अच्छा, मैं आइंदा नहीं तो काइंडली जो है ना सर हम में से ऐसी जो है ना, इतनी जो है ना, ये ऐसी कोई घटिया बात कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छा चलो, पता नहीं कौन करता है। तो प्लीज जो है ना ऐसी बातों को जो है ना इग्नोर किया करें। अगर कोई जो है ना, ये उसका जो है ना ज़मीर होता है जो ऐसी जो है ना घटिया बातें करता है, उसका अपना ज़र्फ होता है। थैंक यू मोहम्मद अहमद। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। जी बहुत शुक्रिया सर। जी वेलकम। हाँ जी। और कोई? तो अभी हमारे पास 3 मिनट्स हैं इस सेशन में, अगला सेशन शुरू हो जाएगा, उसको फिर आपको अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम फायजा असलम। जी फायजा असलम, बताइए। सर मुझे पूछना, इग्नोरिंग ऑफ अदर्स कॉग्निशंस, इसका मतलब ये है कि दूसरों की रिसर्च को रिजेक्ट करना? रिसर्च की नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्यूट करना। ओके जी। हाँ सर सेकंड मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होगी?
बस इसके 10 मिनट के बाद, 10 मिनट भी नहीं, बस जब मैं ये गैप में होता है ना तो इसको मैं सेव कर रहा होता हूँ। अगर सेव ना करूँ ऐसे ही अगला मीटिंग शुरू कर दूँ तो ये ज़ाया हो जाता है रिकॉर्डिंग ना, तो वही तो 5-7 मिनट ही लगने हैं इसमें। सर ठीक 10 मिनट हो गए सर, ठीक। हाँ जी, तो और मेरा ख्याल है वो एग्जामिनेशन के पैटर्न की तो साहब ने बात सुन ही ली है ना। अच्छा, मैं मीन टाइम एक तो बात और करता हूँ। मैंने ना उधर अपलोड किए हुए हैं रिसर्च आर्टिकल पीडीएफ में। आपके जो कोर्स रिसोर्सेज हैं वहाँ रिसोर्स मटेरियल पे मैंने 2 आर्टिकल अपलोड किए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें रिव्यू करें। अगले सेशन में, सेकंड सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू कैसे करना है, तो फिर उसको समझने के बाद आप उसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। ये एक बड़ा लाजमी कंपोनेंट होता है हाउ टू रिव्यू द रिसर्च आर्टिकल। तो उन्हें पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ा है कि नहीं या एक्सेस किया है कि नहीं। एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, वीडियो का एक्सेस दिया था, वो था कंटेक्चुअलिस्ट, वो कोई घंटा सवा घंटा की थी। किसी ने सुनी तो नहीं है? अच्छा चलें, आप बाल बाल बच गए इसमें। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने 2 रिक्वेस्ट की। ये माइक आप लोगों का बहुत वो है। हाँ बताइए अब आसिया। जी सर, वो लिंक सेंड। आवाज नहीं आ रही आसिया, किधर हैं आप? हाँ आसिया बात करें। हाँ जी हाँ जी। आ रही है अब आ रही है सर। वो जो आपने लिंक शेयर किया है डिस्कशन बोर्ड पर,